मान लो अपने पास एक सिंपल रिएक्शन है, सिंपल या एलिमेंट्री। मतलब रिएक्शन ऐसा है जो बस एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है, इसमें कोई दूसरा या तीसरा स्टेप नहीं है, एक स्टेप में रिएक्शन पूरा हो गया। तो ये एक सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है। दो मॉलिक्यूल्स ए के और एक मॉलिक्यूल बी का मिलकर के रिएक्शन को पूरा कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी पावर 2 चढ़ा दिया। और कंसंट्रेशन ऑफ बी का एक ही मॉलिक्यूल है तो तुम चाहो तो पावर 1 ऐसे साफ साफ लिख दो, या नहीं भी लिखोगे तो सभी लोग समझते हैं कि पावर यहाँ पर 1 ही है। सो चलो ऐसे ही छोड़ दिया। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो हम लोग लिखेंगे रेट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा जिसे के से दिखा दिया, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और इस के को तुम नाम देना चाहो तो कह सकते हो ये है रेट कांस्टेंट, या फिर इसे स्पेसिफिक रेट भी कह देते हैं, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट। और इसका पावर है 2, इसका पावर है 1, दोनों को ऐड कर दो तो ये ऐड करने से अपने को जो मिलेगा वो है ऑर्डर 2 + 1 इट इज इक्वल टू 3। तो इस बार जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 3 देखने को मिलता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए पहले तो तुम ऐसा इक्वेशन बनाओगे, इस इक्वेशन को हम लोग रेट लॉ कहते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ का पता लगाओगे। रेट लॉ कैसे पता लगाते हैं इस पर काफी सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल चलो ये इक्वेशन है, ये रिएक्शन है, ये उसका रेट लॉ है। यहाँ पर जो पावर दिखाई पड़ रहा है ए के पावर 2 और बी के पावर 1 दोनों को ऐड कर लिया तो ये बन गया हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर अपने आप में कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। रेट लॉ देखा, रेट लॉ को देख करके उसमें जो पावर्स थे पावर्स को ऐड किया और मिल गया हमको ऑर्डर। लेकिन हर बार रिएक्शन सिंपल या एलिमेंट्री नहीं होगा, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। क्या जो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इस बार हमारे सामने है, ठीक, 2x + y मिला करके x2y बना रहे हैं और ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये कितने स्टेप में हो रहा है कुछ नहीं पता है, कम से कम एक से ज्यादा स्टेप्स में तो हो ही रहा है, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप जो भी हो, लेकिन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो रिएक्शन का रेट है, क्या हम लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ y। यहां पर इसका कॉफिशिएंट 2 है तो पावर 2 बना दिया, कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1 बना दिया। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? तो आंसर इज नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। ऐसा जो है हम हमेशा नहीं लिख सकते हैं। हो भी सकता है कि ऐसा हो जाए और हो भी सकता है कि ऐसा न हो। तो अगर सिंपल रिएक्शन है तब तो हमारा काम बहुत आसान है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो फिर इस इक्वेशन को देख करके हम नहीं बता सकते कि यहां पर पावर्स क्या होंगे। और इनफैक्ट किसी भी रिएक्शन को देख करके ये बताया ही नहीं जा सकता अगर रिएक्शन सिंपल है या रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन को भी देख करके बस ऐसा नहीं कि तुमने इक्वेशन देखा और बता दिया कि रिएक्शन सिंपल है, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन सिंपल नहीं है, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये सारी चीजें रिएक्शन देख करके नहीं बताई जा सकती है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का डिसीजन भी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ही आता है। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके उससे जो कंक्लूजन निकालते हैं उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन सिंपल होगा या रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा। और ये जो पावर्स वगैरह है ये भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के जरिए ही पता लगाते हैं। तो ये जो रेट लॉ तुम लिख रहे हो, ये रेट लॉ पहले तो ये समझा हमने कि अगर सिंपल रिएक्शन है तो इसको देख करके रेट लॉ लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसको देख करके रेट लॉ ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ इस तरह से लिखना जो है ये एडवाइजेबल नहीं है। एक सिंपल है तो लिख लो, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए मत लिखो।
अब चलो मान लो एक जनरल रिएक्शन है जिसके बारे में अपने को कुछ नहीं पता है, ठीक। m मॉलिक्यूल्स ऑफ A प्लस n मॉलिक्यूल्स ऑफ B मिला करके कुछ से प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, ये प्रोडक्ट बना लिया। और अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में करेंगे क्या, हम A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन और रिएक्शन के रेट, इन तीनों में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने A का कुछ कंसंट्रेशन चुन लिया, कह दो 0.07 मोल पर लीटर। B का कंसंट्रेशन कुछ चुन लिया, कह दो 0.13 मोल पर लीटर। और रेट को कह दो हम लोग मोल पर लीटर पर सेकेंड में डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब A का कंसंट्रेशन इतना लिया, B का कंसंट्रेशन इतना लिया, तो रेट जो है मेरे को दिखाई पड़ा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंट हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको डबल कर दें, 0.13 को डबल कर दें, तो 13 का डबल कितना हो जाएगा, 26। हमने देखा कि इसको तो बदला नहीं, इसको दो गुना किया, रेट भी दो गुना हो गया, 1.2 का दो गुना 2.4। फिर से इसको कांस्टेंट रखा हमने। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, इसको कह दो हमने 3 गुना या 4 गुना कुछ कर दिया, चलो मान लो 4 गुना कर दिया, 13 का 4 गुना हो जाएगा 52। और हम देख रहे हैं कि रेट भी 4 गुना हो जाएगा, 1.2 का 4 गुना हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसको तुमने क्या किया, इसको तुमने डबल किया, सॉरी इसको नहीं डबल किया, ये तो कांस्टेंट है, इसको डबल किया, तो तुम देख रहे हो रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। कंफर्मेशन के लिए फिर इसको तुमने क्या किया, ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल। और अब तुम देख रहे हो कि रेट जो है, रेट भी क्या हो गया, रेट जो है ट्रिपल हो गया। मतलब जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है। ऐसा रिलेशनशिप यदि मिले, डबल करने से कंसंट्रेशन को रेट भी डबल हो जाए, ट्रिपल करने से रेट भी ट्रिपल हो जाए, आधा किया रेट भी आधा हो गया, जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे इसको घटाओगे वैसे वैसे ये घटेगा। तो हम लोग लिखते हैं कि रेट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। फिर से हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब की बार फिर से हम जो है इस बार इसका कंसंट्रेशन फिक्स कर दे रहे हैं और इसका कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। और रेट जो है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 है। अभी हम इसका कंसंट्रेशन फिक्स कर दिए, इसका कंसंट्रेशन कह दो 0.7 लिया था, यहाँ भी 0.7 कर देते हैं। इसका कंसंट्रेशन दो गुना कर दो, 0.7 का दो गुना 0.14। हमने इसको दो गुना किया और मेरे को देखने को ये मिला कि ये 4 गुना हो जा रहा है। इसको दो गुना किया, 2 टाइम्स किया, ये 4 गुना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। 1.2 का 4 टाइम्स कितना होता है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। और कंफर्मेशन के लिए एक आध एक्सपेरिमेंट और कैरी किया हमने इसको फिर से फिक्स रखा हुआ है, इसको चेंज नहीं होने दे रहे हैं। और इसको कह दो 3 गुना कर दिया, 0.7 का 3 गुना हो जाएगा 0.21। और हम देख रहे हैं कि ये 9 गुना हो जा रहा है। 1.2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 10.8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो जब इसको तुम डबल कर रहे हो, ये भी डबल, ये 4 गुना हो जा रहा है, ठीक। तो तुम जानते हो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। जब तुम इसको 3 गुना कर रहे हो तो तुम जानते हो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो ये 9 गुना हो जा रहा है। तो इससे ये चीज हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ A के सेकंड पावर पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि हम इसको 2 गुना कर रहे हैं तो ये 4 गुना हो जा रहा है, इसको 3 गुना कर रहे हैं तो ये 9 गुना हो जा रहा है। तो यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे जो रिएक्शन का रेट है वो A के सेकंड पावर पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर करके हम लोग रिएक्शन के रेट का पता लगा लेते हैं। रिएक्शन का रेट जो है कंसंट्रेशन A और B या जो भी है उसके कौन से पावर पर डिपेंड कर रहा है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को हम कंक्लूड करें तो हम लोग लिखेंगे रेट इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 2 एंड B टू द पावर 1, या फिर रेट इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 2 एंड B टू द पावर 1। और ये बन गया इसका रेट लॉ। और यहाँ से जो ऑर्डर आएगा, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, तो ऑर्डर 2 + 1 = 3। ठीक। तो इस तरह से ये जो रेट लॉ
और ऑर्डर है, ये हमेशा एक्सपेरिमेंट करके बताया जाता है। शुरू में हमने थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिया कि चलो मान लो रिएक्शन सिंपल है तो कैसे लिखे, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कैसे लिखे, लेकिन सिंपल है कॉम्प्लेक्स ये सब कहाँ से आ रहा है, सब भी तो कहीं ना कहीं से एक्सपेरिमेंट करके आया है। तो रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा, रिएक्शन का रेट ला हमेशा, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से पता लगाई जाती है। या तो तुम एक्सपेरिमेंट करो या तो किसी और ने एक्सपेरिमेंट करके लिख दिया है तुम उसको जानो। तो बिल्कुल नया रिएक्शन है तो कोई उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि उसका रेट लॉ कैसा होगा और ऑर्डर कैसा होगा, राइट। सो क्या क्या बातें हम लोगों ने करी, एक बार समराइज करते हैं। तो हमने कहा कि अगर रिएक्शन ऐसा सिंपल रिएक्शन है, हमने कह दिया रिएक्शन सिंपल है, तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है वही पावर बन जाएगा, यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है वही पावर बन जाएगा, और 2 और 1 को मिला दिया तो ऑर्डर 3। लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है वही पावर बनेगा। इट्स नॉट ऑलवेज द केस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये उसका पावर बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, हम कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते। फिर हमने कहा कि जब भी हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ए के कुछ मॉलिक्यूल्स बी के, इसे में सी भी शामिल कर दो क्या फर्क पड़ता है, सब मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्शन का रेट ए और बी के कंसंट्रेशन के कौन से पावर पर डिपेंड कर रहा है ये पता लगाने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट किया हमने, ए का कंसंट्रेशन फिक्स रखा, बी का कंसंट्रेशन घटा बढ़ा रहे हैं, रेट पर क्या असर पड़ रहा है वो समझा। फिर इसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, बी का कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया, ए का कंसंट्रेशन चेंज करते जा रहे हैं, रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है उसको देखा, और उससे जो कंक्लूजन निकाला तो कंक्लूजन मेरे को समझ में आया कि ए के कंसंट्रेशन के सेकंड पावर पर बी के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड कर रहा है। सो ऑर्डर 2+1 मिलाकर के 3। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखेंगे कि रेट लॉ और ऑर्डर ये दोनों ही जो है एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पता लगाए जाते हैं। फिर ऑर्डर के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, इसका वैल्यू क्या 1, 2, 3 इस तरह के वैल्यूज हो सकते हैं, तो आंसर है यस। क्या इसका वैल्यू माइनस में हो सकता है, आंसर है यस। कभी कभी ऐसा देखोगे कि किसी चीज का कंसंट्रेशन बढ़ाया और उससे रेट जो है घटने लगा, कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रेट कम होने लगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पावर माइनस में भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, जो भी आ जाए। क्या ये 0 हो सकता है, तो आंसर है यस। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजों का कंसंट्रेशन तुम बढ़ाओ घटाओ कुछ भी कर लो, रेट पे फर्क पड़ेगा ही नहीं, 0 ऑर्डर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि रेट फ्रैक्शनल हो जाए, लाइक 1/2, 2/3, तो आंसर है यस। एक्सपेरिमेंट करने पर यह भी कभी कभी देखने को मिल सकता है कि जो पावर है वो इंटीजर में न होकर के पावर जो है वो फ्रैक्शंस में चला जा रहा है, 1/2 और 2/3 टाइप का। तो ऑर्डर का वैल्यू इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, कोई भी वैल्यू जो है ऑर्डर के लिए पॉसिबल है।